गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए कंटेंट की जो इंटरनेशनल चीज़ों पे ज़्यादातर संबंधित होगा। और इसे लिखा है तवलीन सिंह जी ने, विपक्ष मजबूत विपक्ष की जगह। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने राजनीति के बारे में कभी कहा था कि रसोई की ताप से जो डरते हैं उनको रसोई से निकल जाना चाहिए। यानी राजनीति में आने वालों को महाकाया की ज़रूरत है, मगर अक्सर राजनेताओं की काया इतनी नाजुक होती है कि आलोचना का छोटा तीर भी छेद कर देता है। तो इनका कहने का मतलब है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही थी कि ऐसे तमाम तरह की, यदि आप जब राजनीति में आएंगे तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहेगा। जो आपके विपक्षी हैं वो आपको व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो सम्मान है, जो आपका पद प्रतिष्ठा है, उसे धूमिल करें, उसे अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। पर उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है जब आप राजनीति में आ गए हैं। जो कहने पर जा रही हूँ इस बात को ध्यान में रख कर कहूँगी। मेरे अनुभव में दो भारतीय राजनेता हैं जिनके खिलाफ लिखना मुसीबत मोल लेने के बराबर है। इनके नाम है नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री की किसी नीति का विरोध करने की जो हिम्मत दिखाता है उसको भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की ट्रोल सेना का सामना करना पड़ता है। तो आपने यहाँ देखा होगा, जो ट्रोल का मतलब होता है कि क्रिटिसाइज़ करना, गाली देना। अभी होता है ना, अभी आप मोदी जी के बारे में और सोनिया जी के बारे में कुछ बोल दें तो इनके जो प्रशंसक हैं, जो इनका एक गैंग है, वो जाएंगे आपको भद्दी भद्दी गालियाँ देंगे। पर दोस्तों होना ये चाहिए ना, लोकतंत्र में असहमति और विरोध को जगह मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं, यदि किसी व्यक्ति ने किसी की नीति, किसी की परियोजनाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, उसका विरोध कर दिया, उसकी कमियों को देखकर उसने लोगों तक सार्वजनिक कर दिया, तो आप उस व्यक्ति विशेष को गाली दें, उसे कटघरे में खड़े कर दें। जो आलोचक के माथे पर चिपका देते हैं राष्ट्रद्रोह का आरोप पत्र, तुरंत आपको गाली देने लगेंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रद्रोह जैसे शब्दों से भी आपको संबोधित करने लगेंगे। कोई इत्तेफाक नहीं कि तकरीबन हर निजी टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कम ही लोग बोलते हैं। कोई इत्तेफाक नहीं कि मुट्ठी भर पत्रकार ही रह गए हैं जो मोदी के खिलाफ लिखने की हिम्मत दिखाते हैं। सोनिया गांधी के दौर में तकरीबन ऐसा ही हुआ करता था। उनके बेटे के खिलाफ लिखने वाले बहुत सारे थे, उनके नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री के बारे में लिखने वाले बहुत सारे पत्रकार थे, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत कम लेख छपते थे। उस दौर में भी मीडिया को नियंत्रण में रखा गया था। फ़र्क इतना था कि सोनिया के दौर में देश के बड़े संपादकों और टीवी पत्रकारों को काबू में रखती थी सोनिया जी, उनको चाय पर बुलाकर उनकी सलाह लेने का ढोंग करके। अब भी शायद 10 जनपद की चाय का स्वाद भूले नहीं है कि देश के राजनीतिक पंडित। वरना जब पिछले सप्ताह कांग्रेस पार्टी में पहली बार सोनिया के नेतृत्व का विरोध दिखा तो सोनिया गांधी के नेतृत्व पर कुछ अहम सवाल उठाने का काम अवश्य किया होता। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे, थोड़ी सावधानी से देखिएगा, कि पहले भी हुआ करता था। पर पहले क्या किया जाता था कि दोस्तों, जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं देश के सबसे ज़्यादा ताकतवर, जो उस समय शासन व्यवस्था में रहती थीं, वो क्या करती थी, बड़े बड़े पत्रकारों को, संपादकों को अपने घर बुला के चाय पर चर्चा के दौरान उनसे पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं, इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। मतलब एक तरह से ढोंग दिखाया जाता था कि उन्हें लगे कि नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं हमारी स्वीकृति ली जा रही है, हमारी सहमति के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले भी होता था, पर आज क्या कि दोस्तों, सीधे सीधे पहले ये माध्यम होता था, पर आज माध्यम ये कि आपको एक गैंग आएगा, तमाम तरह की गाली बकेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन को बिगाड़ देगा। हो सकता है आपके परिवार में भी आकर वह हस्तक्षेप करे, मारपीट करे। ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि विश्लेषण नहीं हुआ कि, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि वे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं जो पूछे जाने चाहिए थे। मेरी राय में इनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सोनिया गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी क्यों एक निजी कंपनी बनकर रह गई हैं। कहाँ गया, इसमें थोड़ा सा गलत भी होता है, देखते हैं यहाँ पर। नहीं, रह गई हैं। कई लोग मानते हैं कि दोष सोनिया जी का नहीं, इसलिए कि यह काम शुरू किया था इंदिरा गांधी ने। जब इमरजेंसी की शरण लेकर, इमरजेंसी के बारे में आप जानते होंगे, भारत के लिए काला धब्बा है, काला त्रासदी था, जो 1975 में इम्प्लीमेंट किया गया था इमरजेंसी। जितने भी विरोधी दल के नेता थे
जो विपक्ष के नेता थे, जो राजनीतिक संगठन थे, जो एक तरह से सामाजिक संगठन थे, जिन्होंने भी इनकी आलोचना की, वो सीधे सीधे जेल में 2.5-2 साल तक रहे। शरण लेकर उन्होंने अपने बेटे के हवाले न सिर्फ इस राजनीतिक दल को कर दिया था, देश का शासन भी संजय गांधी के हवाले कर दिया था। यह बात सच जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि इसके बावजूद कई ताकतवर मंत्री और मुख्यमंत्री रह गए थे कांग्रेस में। सोनिया जी जब से 1997 में बनी है कांग्रेस की अध्यक्ष, ऐसे लोग ही रहे हैं इस राजनीतिक दल में जिनका कद गांधी परिवार से नीचा हो। जब नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद सोनिया गांधी का कहना मानना बंद किया तो उनको हर तरह से जलील किया गया, यहाँ तक कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखा जाने दिया गया था। सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री पद को ठुकराया था 2004 में, उनकी छवि त्याग की देवी की बन गई थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने सिर्फ जवाबदेही त्यागी थी। प्रशासनिक गलतियों का दोष उनको कभी नहीं मिला, लेकिन पूरा देश जानता था कि असली प्रधानमंत्री वही थी। अब सबूत भी मिल गया है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से गुप्त सरकारी कामकाज उनको भेजे जाते थे। जब तक गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस चुनाव जीता करती थी तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। आज अगर बगावत के आसार दिखने लगे तो इसलिए कि गांधी परिवार के नाम पर 2 आम चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, और आज भी इस हार का ईमानदारी से विश्लेषण नहीं होने दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें पहले ही जारी थीं, ये कोई नई नवेली चीज़ नहीं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं यदि उनको क्रिटिसाइज़ कर दें, उनकी आलोचना कर दें, उनकी योजना परियोजनाओं की, तो आपको ट्रोल किया जाएगा। पहले भी हुआ करता था, आज भी इसी का थोड़ा सा जो दायरा है दोस्तों बढ़ चुका है, व्यक्तिगत हो चुका है, वो आपके परिवार तक आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गौरी लंकेश का क्या हाल हुआ, उसे मार दिया गया, तमाम तरह के CBI जांच भी हुए पर कुछ नहीं पता चला। आज वो पूरी तरह से फाइलें बंद हो गई, दफन हो गई। और उसको छोड़िए, आप अभी लखनऊ की घटना थी, लखनऊ में एक पत्रकार को सरेआम मार दिया गया, भून दिया गया, क्या हुआ? तो जो जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर कुव्वत है सच कहने की, वो इस समाज में नहीं जिंदा रह सकते हैं। उन्हें किसी न किसी गैंग के माध्यम से मरवा दिया जा रहा है। अगर यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी का निजी मामला होता तो यह लेख न लिखती। समस्या यह है कि देश को एक ताकतवर विपक्ष की जितनी ज़रूरत आज है शादी पहले कभी रही होगी। एक ऐसे दौर से गुजर रहा है देश जिसमें अंधेरा और मायूसी ही दिखती है। जिस दिशा में नज़र डालो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। महामारी का जोर कम होने के बदले बढ़ रहा है। लद्दाख में हमारी सर ज़मीन पर बैठे हुए हैं, आज भी चीनी घुस बैठी है। देश के अंदर जिहादी संस्थाएं हिंसा बढ़ा रही हैं और कश्मीर घाटी में अशांति फैला रही हैं। पिछले हफ्ते बाडगाम से मुझे किसी ने हिंसक भीड़ का वीडियो भेजा जिसको काबू में लाने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। इन समस्याओं का जिक्र तक नहीं हो रहा है टीवी चर्चाओं में, क्योंकि हम मीडिया वाले मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। लोकतंत्र के चारों खंभे कमज़ोर हैं मोदी के दूसरे दौरे में। संसद में भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कानून पारित कर सकती है, क्योंकि उसका बहुमत अब बन गया है। दोनों सदनों में सर्वोच्च न्यायालय पर सरकार का इतना दबाव दिखता है कि कश्मीर घाटी से जुड़े कई अहम फैसले मोदी सरकार के पक्ष में गए। मैं न कभी सोनिया गांधी की समर्थक नहीं हूं और न कांग्रेस पार्टी की, लेकिन फिर भी चाहती हूं कि कांग्रेस में अंतर्मथन हो। थोड़ा सा इसमें गलत दे देते हैं सब, ताकि देश को एक मजबूत विपक्षी दल मिल सके। सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं, सवाल है कि उन सिद्धांतों का भी जिनके होने के कारण कांग्रेस दशकों तक सत्ता में डट कर रह सकी है। सेकुलर और उदारवादी सोच को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रोज गाली देते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत है। भारत में बहुत ज़्यादा कांग्रेस को दोबारा बनना पड़ेगा इन विचारों का प्रतीक। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आजकल जो हो रहा है हमारे देश में, यदि कोई कह दे रहा है कि मैं सेकुलर हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, तो लोग तमाम तरह की गालियाँ देते हैं, पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, जो कि गलत है। क्या है यार, कट्टर हिंदू, कट्टर भारतीय, ये जो कट्टर जैसी शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, इस नाम से संबोधित कर रहे हैं, इस मानसिकता को आप छोड़िए, नहीं तो आप में और आने वाले दिनों में जो गलत असामाजिक तत्व हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।